आज हम आपसे जो मुकम्मल सीपीसी है ये डिस्कस करने लगे हैं। सीपीसी में याद रखिएगा जो सबसे अहम डेफिनेशन आती है डेफिनेशन क्लॉज में से, वो डिक्री की डेफिनेशन आती है। डिक्री को हम फर्दर जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: प्रीलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रीलिमिनरी डिक्री एंड पार्टली फाइनल डिक्री। अब डिक्री बेसिकली है क्या? डिक्री ऐसी चीज है जो कंक्लूसिवली डिटरमिन द राइट्स ऑफ द पार्टी करती है। अगर डेफिनेशन जो है ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में मेंशन है। उसके बाद कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कोर्ट ने प्रीलिमिनरी डिक्री पास करनी होती है, वो ऑर्डर 20 सीपीसी में और ऑर्डर 34 सीपीसी में मेंशन है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास अहम है वो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। वो रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन कॉल्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डिक्री होल्डर की, जिसकी फेवर में डिक्री या ऑर्डर जो कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हो वो पास होता है, उसकी जिसकी फेवर में होता है उसे हम कहते हैं डिक्री होल्डर। और जजमेंट डेटर वो होता है जिसके अगेंस्ट डिक्री या ऑर्डर पास हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन अहम है इसमें वो है मीन प्रॉफिट। जब किसी की प्रॉपर्टी पर इलीगली जो है वो कब्जा कर लिया जाता है, अल्टीमेट दूसरे बंदे को तो उससे नुकसान हो रहा है। जब उसको नुकसान हो रहा है तो उसको फिर मीन प्रॉफिट मिलते हैं। हाँ, सपोज ये दफ्तर है, इस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, मुझे तो इसका नुकसान हो रहा है। जो मुझे नुकसान हो रहा है, जो मेरा अजाला है, वो मीन प्रॉफिट की शक्ल में मुझे मिलेगा। हाँ, इसकी अगर कोई दीवार गिर गई है या कोई अलमारी गिर गई है तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर वो बेहतरी के लिए कुछ यहाँ पे लगाता है तो वो जो है मीन प्रॉफिट में शामिल नहीं होगा। उसके बाद फिर आता है जी सेक्शन 3। सेक्शन 3 अगर सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस देखें तो वहाँ पर भी सेक्शन 3 है, जो क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हैं। यहाँ पे जो सेक्शन है, ये नहीं कि जितने भी सिविल जजेस हैं और डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं ये हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। अब जो सिविल जज है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी सबऑर्डिनेट है और हाई कोर्ट के भी सबऑर्डिनेट है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है 9 अहम आता है सेक्शन 9 सेक्शन को अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सिविल कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एदर एक्सप्रेसली और इम्प्लॉयडली बार्ड। अब फैमिली मैटर्स हैं, ये एक्सप्रेसली बार्ड कर दी गई है, फैमिली कोर्ट में होते हैं। कभी हमने सिविल कोर्ट में तो फैमिली सूट या मेंटेनेंस का नहीं फाइल करते, यानी ऐसे सूट जो कि एक्सप्रेसली या एम्प्लॉयडली बार्ड कर दिए। पुलिसी मैटर्स हैं वो एम्प्लॉयडली बार्ड के अंदर आ जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स बन चुकी हैं। अदरवाइज तो हम देखें तो डेफिनेशन ये है सिविल कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, यानी सिविल नेचर के जितने सूट्स हैं। इसकी जो मज़ीद एलेबोरेशन है वो जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 10 सीपीसी, रेस सब जुडाइस। जब एक मैटर पेंडिंग होता है बिटवीन सेम पार्टीज, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम टाइटल और रिगार्डिंग सेम डिस्प्यूट, ऊपर से एक और सूट फाइल कर देते हैं। मैटर पहले वाला जो है वो चल रहा है अभी, दूसरा आप ऊपर से अगर फाइल करते हैं तो दूसरे वाला जो सूट है उस पर स्टे लग जाता है।
अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सेक्शन 11 पे, वो है रेस जुडिकाटा। जब आपका एक सूट फाइनली हर्ड एंड सेटल्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट बिटवीन सेम पार्टीज, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम टाइटल रिगार्डिंग सेम डिस्प्यूट, अगर आप एक सूट फाइल करते हैं तो वो बार्ड बाई लॉ होता है। और जब भी कोई चीज़ बार्ड बाई लॉ हो, ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत प्लेंट क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। अब वो एक पता है आपको, जो हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था, एक सूट पर हमारे स्टे लग गया था। जब कल को वो पहले वाला सूट डिसाइड होगा तो दूसरे सूट क्या बनेगा, वो भी बार्ड बाई लॉ हो जाता है, उस पर रेस जुडिकाटा लग जाता है। और जब भी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल आता है तो प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो बार्ड बाई लॉ होता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए 4 ही चीज़ें हैं हमारे पास, 4 ग्राउंड्स हैं जो ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंशन है। उसके बाद सेक्शन 12 आता है। सेक्शन 12 ये नहीं कि ये फर्दर सूट को जो है ये बार करता है, कुछ ऐसे रूल्स दिए गए हैं कि आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9 और ऑर्डर 23 रूल 1 है। 12(2) की जब हम बात करते हैं, 12(2) के अंदर 3 चीज़ें हैं, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। 3 साल लिमिटेशन पीरियड होता है अंडर आर्टिकल 181 लिमिटेशन एक्ट। और आपने एक बात अहम याद रखनी है, इस पे एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 358। चेक कर लीजिएगा, SCMR ना हो, PLD है। उसके बाद सेक्शन आता है नेक्स्ट 13, 14। 13 और 14 में आपने याद रखना है, ये फॉरेन जजमेंट को डील करते हैं। रेड विद सेक्शन 44A, आल्सो रेड विद लिमिटेशन का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 117, जिसमें लिमिटेशन पीरियड 6 साल है। और कानून शहादत का कौन सा आर्टिकल लगता है, 96 लगता है। शाबाश। ये फॉरेन जजमेंट को डील करते हैं कि फॉरेन जजमेंट जो है ये कब कंक्लूसिव है, इसके लिए क्या रेलेवेंसी है, ये हम जब पढ़ते हैं तो ये हमें पता चलता है। फिर अगला पीरियड हमारे पास जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 15 है कि कोई भी अगर आपने सूट फाइल करना है तो वो उस कोर्ट में करेंगे, एक तो वो कॉम्पिटेंट हो और सेकंड नंबर पर लोएस्ट ग्रेड हो। फिर आते हैं सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 21 तक। सेक्शन 16 से लेकर 21 ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को डील करते हैं। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई है तो वो सूट कहाँ पर फाइल होगा, ये 6 लिखे हुए A B C D E तक है और F भी शामिल है इसमें। उसमें जो C क्लास है वो सूट कहाँ पर फाइल कर सकते हैं। बाकी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल होते हैं तो वो याद रखिएगा उसी कोर्ट में फाइल होते हैं जहाँ पर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। फिर आगे इसी में एक और बात आती है अहम कि जब डिस्प्यूट हो कि सूट लाहौर की टेरिटरी में फ़ाइल होना था या शेखपुरा की, नहीं पता चल रहा, तो आप किसी भी जगह पे सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लेंट में ये मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद आता है अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर सूट कहाँ पर फाइल होगा, उस सिविल कोर्ट में तो होने ही होने हैं ना, ठीक है। ये इसके अंदर अहम चीज़ें हैं। इनफैक्ट सेक्शन 16, 17, 18 और 19 जो है ये सेक्शन 20 की एक्सेप्शंस है। फिर आगे अगर कोई ऑब्जेक्शन है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से 21 कहता है तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल आपने कोर्ट में लेके आना है। उसके बाद नेक्स्ट चलता है जिसे हमारे पास
सेक्शन 22, सेक्शन 22 उसके बाद 23, 24 कि सूट ट्रांसफ़र करना है तो फिर क्या तरीक़ेकार अख्तियार किया जा सकता है। प्लेंटिफ तो सूट फाइल करता है, डिफेंडेंट अगर उसको ऑब्जेक्शन है तो वो उस कोर्ट में फ़ाइल करेगा। यहाँ पे भी तरीक़ेकार ये है कि अगर बिटवीन एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो तहसीलों के दरमियान में मामला है तो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की डिस्ट्रिक्ट जज को जाएगी। बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट है तो फिर एप्लीकेशन कहाँ पे की जाती है, हाई कोर्ट में। अब इसके लिए कुछ सेक्शन और भी हैं। सपोज किया अगर एक बेंच है, रावलपिंडी बेंच में मैंने केस फाइल करना था या लाहौर में फ़ाइल करना है, हालांकि करना मुझे रावलपिंडी चाहिए था, मैं लाहौर करना चाहता तो मैं चीफ जस्टिस साहब को एप्लीकेशन दूंगा हाई कोर्ट बेंचेस रूल्स के तहत, क्योंकि प्रिंसिपल जो सीट होती है उसके दायरा अख्तियार जो है वो ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद सेक्शन आते हैं सम्मन के, प्लेंट से रिलेटेड कि कोई भी सूट आपने फाइल करना है तो बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट से करना है। फिर डिस्कवरी की बात भी आती है, इंटेरोगेटिव्स की बात भी आती है जो 32 तक सेक्शंस है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं जो मैं आपको भेजूंगा, वो आपने देख लेनी है क्योंकि कल हमने सिर्फ अमेंडमेंट्स को डिस्कस करना है। क्या? हाँ, वो ऑर्डर 10, 11 वो इसके साथ आगे जो पढ़ेंगे हम। फिर आता है जी इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट को ये जो दो सेक्शन है ना ये बड़े अहम है, सेक्शन 34 और 35। 34 इंटरेस्ट को डील करता है, 35 जो है और 35A जो है एक्चुअल कास्ट और कंपनसेटरी कास्ट को डील करता है। फिर अगला पोर्शन आता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से मुतल्लक। 36 से लेके 74 तक एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को डील करते हैं, रेड विद ऑर्डर 21 CPC। अगर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में डिक्री भेजी जाए तो कौन सा तरीक़ेकार एग्जीक्यूशन के लिए किया जाता है। इसमें एक सेक्शन है 46 प्रीसेप्ट का, जिसमें प्रॉपर्टी अटैच की जाती है फॉर द पीरियड ऑफ 2 months। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, कभी शॉर्ट नोट आया है, कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद अगला सेक्शन जो अहम है वो है 51 कि मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होंगे। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कर लें, अटैचमेंट हो सकती है, सेल हो सकती है, रिसीवर अपॉइंट हो सकता है, या कोई और अदर मोड जो है वो कोर्ट अख्तियार कर सकती है। अगर हम सिविल इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये 55 है, वोमेन को मनी डिक्री में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेक्शन 60 आता है, ये आगे इसके अंदर और चीज़ें लिखी हुई हैं कि कब पुलिस वाले जाएंगे, सनसेट और सनराइज़ का ये भी चीज़ें हैं, ये भी हम खैर डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। आज तो मैं आपको सरसरी सा बता रहा हूँ। उसके बाद 60 आता है। 60 के अंदर याद रखिएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है और कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती, ये दो चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसमें एक पॉइंट है कि जिस बंदे की गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी सैलरी अटैच करनी है तो उसका तरीक़ेकार क्या है। अलाउंसेस वगैरह अटैच नहीं होते हैं। बेसिक सैलरी का सपोज अगर किसी की 10,100 रुपया है, 100 निकाल देना है, उसमें से पीछे 10,000 बचा, 10,000 में से 50% जो है वो अटैच हो जाएगा। फिर आगे आता है जी अहम सेक्शन जो है 75 से लेके 78 तक, ये लोकल कमीशन को डील करता है। इसको इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स भी कहते हैं।
अब लोकल कमीशन जो है इसके अंदर 75 के अंदर 4 ग्राउंड्स हैं जिनको आगे डील करते हैं हाई कोर्ट रूल्स में से। पहले को ऑर्डर 26 रूल 1 to 8, फिर जो सेकंड वाला है उसको 9, 10, थर्ड वाला है 11, 12, फिर आगे 12 से 18 तक। 4 चीज़ों के लिए जो है वो लोकल कमीशन अपॉइंट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आता है हमारे पास, जो बहुत अहम है, इस दफ़ा एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ था, सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। 79 to 82 डील करता है इसको। रेड विद ऑर्डर 27 एंड 27 ACPC। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 88, इंटर प्लीडर सूट की बात करते हैं। इसमें इंटर प्लीडर सूट को इसके 3 इंग्रेडिएंट्स भी हैं, खैर वो तो हमने साथ क्योंकि इसको ऑर्डर 35 के साथ मिला के पढ़ना है। आज सिर्फ आप इतनी नोट करते जाएं कि साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें इनके साथ रेड विद हैं। ऑर्डर 35 है। इसके बाद फिर आता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 89 है। अभी जो अमेंडेड ऑर्डर्स आए हैं इसके साथ वो भी हम रेड विद करेंगे। फिर पब्लिक चैरिटीज़ वाला पोर्शन, उसकी डेफिनेशन देख लीजिए, पब्लिक न्यूसेंस की भी डेफिनेशन देख लीजिएगा। फिर आता है जी 94 और 95। 94 और 95 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग जो 75 to 78 थी, इसके साथ इंसिडेंटल प्रोसीडिंग जो है 94, 95 इनको आपने मिक्स नहीं करना है। अक्सर स्टूडेंट जो है इस पोर्शन को मिक्स कर देते हैं, जिसमें रिसीवर अपॉइंट हो सकता है, स्टे मिल सकता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन है, उसको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है अपील का पोर्शन। फर्स्ट अपील हाई कोर्ट भी हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकती है। फर्स्ट अपील के लिए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी हो सकती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी हो सकती है। फर्स्ट अपील के लिए आपने याद रखनी है एक बात, अगर अमाउंट 50 मिलियन से कम होगी, सिविल जज ने फैसला किया है, सिविल जज क्लास 1 ने 50 मिलियन से अगर अमाउंट कम है तो फर्स्ट अपील कहाँ जाएगी? ना सेशन जज का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना आपने, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्ड इस्तेमाल करना है। सेशन क्रिमिनल के लिए रहने दें। अगर अमाउंट 50 मिलियन से ज़्यादा हो तो फर्स्ट अपील कहाँ जाती है? हाई कोर्ट में। शाबाश। उसके बाद फिर आता है कि अगर आपने प्रीलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं की है तो उसके बाद में जब लिमिटेशन पीरियड गुजर जाता है तो आप फाइनल डिक्री में भी जो है वो प्रीलिमिनरी डिक्री को नहीं लेके आ सकते। कि ये भी हमारी साथ सुने। नहीं, अल्टीमेट कोई भी डिक्री जो है सेक्शन 96 कहते ही है कि एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल। वो उन्होंने कंसेंट डिक्री की बात नीचे लिख दी हुई है। फिर उसके बाद आता है जी कि अगर मैटर जो है वो डीबी में आपका उनके दरमियान में इख्तलाफ है तो उस सूरत में क्या होगा? वो मैटर आगे को लॉ के पॉइंट पे है तो रेफरी जज को भेज दिया जाता है। फिर आगे सेक्शन 100 है। सेक्शन 100 में जो ग्राउंड्स है ना सेकंड अपील की, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड अपील के लिए अब आपके पास जो रकम है वो भी उसके लिए जो लिमिट है वो 25 मिलियन और 50 मिलियन के दरमियान में होनी चाहिए। अगर 50 मिलियन से ऊपर होती तो आपकी तो डायरेक्ट फर्स्ट अपील हाई कोर्ट चली जानी थी। फिर उसके बाद सेक्शन 104 आता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो कि अपीलेबल है। रेड विद ऑर्डर 43 है, वो रूल्स बताता है कि कौन कौन से रूल्स जो हैं वो अपीलेबल है। ये जो सेक्शन 109 वाला पोर्शन है ना, हाँ 107 भी हम पढ़ेंगे, वो भी अहम है। 109 में जो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है उसके लिए ग्राउंड्स कौन सी है, वो अल्टीमेट हम कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ मिला के पढ़ेंगे।
हाई कोर्ट में पहली बात तो ये कि 50,000 से रकम भी कम नहीं होनी चाहिए। फिर आता है आगे रिव्यू का पोर्शन। रिव्यू के पोर्शन के अंदर जो रिव्यू की ग्राउंड्स है उसके लिए एक आपने रूल है ऑर्डर 47 रूल 1, वो ध्यान से पढ़ लेना है। उसके अंदर ये 114 की ग्राउंड्स भी लिखी हुई हैं। नो सेकंड रिव्यू, रिव्यू के लिए आपको कितने पैसे जमा करवाने हैं, अब 5,000, क्या वो आपको वापस भी मिल सकते हैं या नहीं, उसके हवाले से भी हम ऑर्डर 47 में पढ़ेंगे। रिव्यू की ग्राउंड्स कौन है, कौन कौन सी हैं, कब होता है रिव्यू, एक डिटेल से हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर आती है रिवीजन। रिवीजन की जो ग्राउंड है वो 115 के अंदर है। रिवीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकती है और हाई कोर्ट में भी। नो सेकंड रिवीजन, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिवीजन में कोई फैसला किया है तो उसके अगेंस्ट रिट होती है, सेकंड रिवीजन नहीं फाइल होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 122। 122 इसके तहत हाई कोर्ट जो है ये रूल्स फ्रेम करती है और उस कमेटी का मेंबर कौन कौन होगा ये भी वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बात आती है जी आगे पर्दा नशीन वाली, कौन से ऐसे लोग हैं जो एविडेंस यानी कि एग्जेम्प्टेड है। वो पर्दा नशीन लेडी है, ये 132 और 133 में मेंशन कर दिए गए हैं। फिर अगला सेक्शन आता है 141, ये भी है में। फिर 144 रेस्टिट्यूशन ऑफ डिक्री, डिक्री कब रेस्टिट्यूट होती है, इसकी एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, वो आपने याद कर लेनी है। फिर आ गया अहम जो सेक्शन है 149, ये तीनों 4 सेक्शन है, 6 कर लेंगे। 148, 149, 150, 151। 151 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। 152, 153 और उसके बाद जो नया उन्होंने सेक्शन शामिल किया है 159, वो भी अब शामिल होगा। अब हम चलते हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स में आपने जो चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो ये है, सबसे पहले तो जेंडर ऑफ पार्टीज़ के मतलब ऑर्डर 1 बात करता है। ऑर्डर 1 रूल 1 बताता है कि कौन कौन से प्लेंटिफ जो हैं ये इकट्ठे हो सकते हैं, जॉइंटली सूट फाइल कर सकते हैं। ऑर्डर 1 रूल 3 बात करता है कि कौन कौन से डिफेंडेंट इकट्ठे हो सकते हैं। फिर ऑर्डर 1 रूल 7, ऑर्डर 1 रूल 8, ऑर्डर 1 रूल 9, मिस जेंडर और नॉन जेंडर, ये बड़ा अहम पोर्शन है। और ऑर्डर 1 रूल 10 कि पार्टीज़ कितनी किस्म की हैं। पार्टीज इसमें 3 किस्म की हैं। मेरे उस पर यूट्यूब के लेक्चर्स भी हैं वैसे, लेकिन मैं आपको लिखवाऊंगा भी। नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी एंड परफार्मा पार्टी। इस तरह आपने एक चीज़ बात याद रखनी है कि इनकी एडिशन, डिलीशन और ट्रांसपोजिशन भी होती है। यानी एक सूट के अंदर प्लेंटिफ जो है ज़्यादा लिखे गए हैं, गलती हो गई है तो वहाँ पे क्या होगी, डिलीशन होगी। हुआ क्या, प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दिया, डिफेंडेंट को गलती से प्लेंटिफ बना दिया, उसे कहते हैं ट्रांसपोज करना। अगर एक बंदा है उसको ऐड ही नहीं किया गया तो उसके लिए क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ पार्टी। इसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट, मिस जेंडर, नॉन जेंडर, ये एडिशन ऑफ पार्टीज वाला, यानी पार्टी की जो इकसाम है। फिर आता है आगे ऑर्डर 2 रूल 2, रिलिंक्विशमेंट पार्ट ऑफ क्लेम। अगर आपने कोई पार्ट जो है वो रिलिंक्विश कर दिया तो फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। फिर आता है ऑर्डर 3, क्या
ये आर्डर सेक्शन 12 रूल 1 में आएगा। उसके बाद आर्डर 3 है। एक सूट जो है उसको कौन सा बंदा परसू कर सकता है? 3 लोग हैं, बाय हिमसेल्फ, बाय ऑथोराइज एजेंट एंड बाय प्लीडर। यानी खुद भी मैं अपना सूट जो है वो उसको फॉलो कर सकता हूँ, लेके चल सकता हूँ, कोई रिकग्नाइज एजेंट मुकर्रर कर लूँ, ये देते नहीं है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी। और तीसरी कौन सी चीज़ मैंने आपको बताई है? ये जो वकील होते हैं इनके ज़रिए से वकालतनामा बाकायदा साइन करके दिया जाता है। उसके बाद आर्डर 4 आता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। फिर आर्डर 5 आता है। आर्डर 5 के अंदर मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन है, वो 3 कैटेगरीज हैं, पर्सनल सर्विस, अफिक्सेशन एंड सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। ये सारे रूल्स बेसिकली इनके गिर्द घूमते हैं। कोई अगर जेल में है तो फिर किसके नाम भेजने हैं? जेल सुपरिटेंडेंट के नाम। कोई रेलवे में है तो वो रेलवे के मैनेजर को भेजने हैं। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास 3 आर्डर्स, आर्डर 6, आर्डर 7 और आर्डर 8। आर्डर 6 जो है ये प्लीडिंग को डील करता है। प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। कई लोग एंड इस्तेमाल करते हैं, एंड नहीं, एंड हो तो फिर दोनों है, लेकिन प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और OR और रिटन स्टेटमेंट। आर्डर 6 रूल 13 वेरी इंपॉर्टेंट। 13, 14, उसके बाद 16 और 17, ये जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है। फिर आर्डर 7 रूल 1 बड़ा अहम है, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट। उसके बाद आर्डर 7 रूल 10, ये क्या है? रिटर्न ऑफ प्लेंट। ये मैं आपको इसका आर्डर लिखना भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये पेपर में आपको आ सकते हैं। प्लेंट रिजेक्ट कैसे करनी है ये भी आपको सिखाऊंगा। यानी आपके जहन में जो सिविल लॉ है कोई इतना मुश्किल लॉ नहीं है। आपके जहन में हो कि शायद ये CPC बहुत मुश्किल है, CPC बहुत इजी है। CPC को करने के कुछ फार्मूले भी हैं इन आर्डर्स को पढ़ने के। अगर मुझे CPC अगर मैं ज़ुबानी सुना रहा हूँ तो अल्टीमेट मैंने कुछ प्रोसीजर, कुछ फार्मूले जो हैं वो फॉलो किए हुए हैं। हालांकि मैं जो CPC है ये 200 से 300 दफ़ा जो है इसको मैं पढ़ चुका हूँ। सबसे बेहतरीन फार्मूला तो होता है जो आपकी बार बार रीडिंग होती है। सेकंड नंबर पे जो कुछ स्टेप्स होते हैं, ये नहीं, अगर देखा जाए तो ये सिविल लॉ जो है ये सारे का सारा बिखरा पड़ा है। कोई चीज़ आपको कहाँ से मिलती है, कोई चीज़ कहाँ से मिलती है। बात कर रहे थे हम आर्डर 7 रूल 10 के बाद आर्डर 7 रूल 11, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये 7 और 10 में तो एक सवाल पेपर में अक्सर आया होता है ना। फिर आर्डर 7 रूल 26 है। किस चीज़ का? नहीं यार नहीं, इसके अंदर 4 अलग से ग्राउंड्स हैं। वो उसको आर्डर 7 रूल 10 डील करता है जो आपकी बात है। हाँ, अमेंडमेंट वो बिल्कुल आई है जो नए लॉ के तहत है। उसमें एक तो वो जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, पहले नंबर पे चीज़ तो ये है कि आपने जब प्लेंट फाइल करनी है ना, रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं ना, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही मेंशन करना है। यानी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आपने अगर नहीं लिखा तो वो बाद में वो एक्सेप्ट नहीं जाता। लेकिन अल्टीमेट उसकी भी रेमडीज़ हैं आगे जो नई अमेंडमेंट आई हैं। कल हम न्यू अमेंडमेंट ही सारी पढ़ेंगे। उसके बाद आर्डर 7 रूल 26 के बाद आर्डर 8 रूल 6, ये सेट ऑफ का काउंटर क्लेम का सेक्शन रूल है।
इसके बाद आर्डर 8 रूल 13 वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आर्डर 9। आर्डर 9 हमें बताता है कि प्लेंटिफ हाजिर ना हो तो क्या होता है, डिफेंडेंट हाजिर ना हो तो क्या होता है, दोनों पार्टीज ही हाजिर ना हो तो क्या होता है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, क्या नया सूट फाइल किया जाएगा या एप्लीकेशन के जरिए रिस्टोर किया जाएगा या कोई जुर्माना वगैरह देना पड़ेगा। अगर एक्स पार्टी को सेटिसाइड करना है तो वो कैसे सेटिसाइड करवाना है। ये एक्स पार्टी वाला आर्डर 9 रूल 13 बार बार पेपर में आने वाला सवाल है। फिर आता है जी आर्डर 10, 11, 12, 13। इसको हम ब्रीफली से इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे। आर्डर 13 का रूल 4 अहम है। फिर इसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात करेंगे। आर्डर 14 जो है ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात करता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी फ्रेम होंगे और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी। लिमिटेशन जो है ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। इश्यूज कैसे फ्रेम करने हैं, इश्यूज आप फ्रेम बार बार प्रैक्टिस के तहत कर सकते हैं। फिर एडजर्नमेंट का आर्डर आता है नेक्स्ट। फिर आता है आर्डर 16 विटनेस से रिलेटेड। विटनेस ने कोर्ट में आना है, कैसे आना है, कोई सम्मन जाएंगे, उसको वारंट जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो क्या किया जाएगा, कोर्ट उसको कैसे बुलाएगी, कोई सरकार का विटनेस है तो उसको कैसे बुलाएगी। फिर आता है आर्डर 17। आर्डर 17 में से आर्डर 17 रूल 2 एंड 3 है। इस दफ़ा जो एडिशनल सेशन जाई के स्टूडेंट लॉ के पेपर दे रहे थे तो उनमें से दो जो हमने गेस बनाया हुआ एक, तो अगर देखा जाए तो सारे का सारा जो गेस है उसी में से पेपर आपका है, टोटल का टोटल ही उसी में से आया है। आज से 10 साल पहले भी वही गैस था और जो अगले 10 साल आएंगे तब भी गैस वही होगा। पेपर तब भी उन्हीं में से ही आता था और पेपर जो आगे आएगा वो भी उन्हीं में से ही आएगा। देखें, आपको जैसे मैंने बताया है, अगर आप देखें सेक्शन 9, 10, 11, 12, 96, 100, 114, 115 इनहेरेंट पावर, उसके बाद हमने सम्मन को डिस्कस कर लिया। ये चीज़ें आर्डर 7 रूल 10 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, और सवाल कहाँ से आने हैं। अब ये तो मुझे भी नहीं याद कि आर्डर 24 रूल 4 क्या है, नहीं पता मुझे। जो अहम चीज़ें हैं वो तो आपको आनी चाहिए ना। फिर आगे आता है आर्डर 17 का रूल 2 एंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट। इनका डिफरेंस पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर आर्डर 18 एविडेंस की बात करता है। आर्डर 18 एविडेंस की बात करता है कि एविडेंस पहले किसका होगा, कैसे होगा, क्या करना है। फिर आर्डर 19 आता है एफिडेविट से रिलेटेड। सीपी सिविल लॉ में जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी सपोर्टेड बाय एफिडेविट होंगी। फिर आर्डर 20 है ये जजमेंट कैसे पास करनी है, किन केसेस में प्रीलिमिनरी डिग्री पास होती है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। फिर आता है आर्डर 21। आर्डर 21 के हम पहले 40 रूल्स पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। जो लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन आया था वो भी इसी में से पोर्शन में से आया था। फिर आता है आर्डर 22 कि अगर प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो फिर पार्टी क्या सूट अबेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या कोई उसके वारसान बनेंगे। डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो तब क्या होगा, किसी की कोई शादी हो जाती है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर आर्डर 23 आता है। आर्डर 23 के पूरे ही उठा के वो पेपर में दे देते हैं। इसके अंदर दो किस्म की विड्रॉ होती हैं आर्डर 23 में, सिंपल विड्रॉल एंड कंडीशनल विड्रॉल। फिर मैं आपको ऑलरेडी 26 के बारे में बता चुका हूँ, 27 भी मैं बता चुका हूँ। फिर अगला अहम आर्डर हमारे पास आता है आर्डर 32।
यानी सूट जो है वो नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए, अगर अल्टीमेट माइनर प्रिंटअप की तरफ से सूट कौन फाइल करता है? थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। माइनर डिफेंडेंट के लिए गार्डियन एड लिटम। इस तरह कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है तो जो ऑर्डर 32 रूल 15 है अनसाउंड माइंड पर्सन की बात करता है ना, वो कैसे सूट चलाया जाएगा? फिर आता है आगे ऑर्डर 35 आपको बता दिया। फिर ऑर्डर 37 समरी सूट। समरी सूट हाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले ही है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, स्पेशली एडिशनल सेशन जाएगी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अहम है। फिर 38 आता है, इसमें दो चीज़ें जिक्र है 38 में, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट एंड आफ्टर जजमेंट, और सेकंड अरेस्ट बिफोर जजमेंट एंड आफ्टर जजमेंट। फिर ऑर्डर 39, ये कौन सा है ऑर्डर 39? टेम्परेरी इंजेक्शन। ऑर्डर 39 रूल 1-2। इसके जो 5 रूल्स हैं ना, पहले इसमें से पेपर समझ लेंगे, ये आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन उसने पेपर इसी में से देना होता है एग्जामिनर ने। फिर रिसीवर आता है, रिसीवर की पावर्स और ड्यूटीज़ क्या है ऑर्डर 40। अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 44 पढ़ें तो वो भी इसी में अलग की है। फिर आता है ऑर्डर 41 CPC, पढ़ेंगे हम सारे ही, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बड़े अहम हैं। ऑर्डर 41 रूल 5, ऑर्डर 41 रूल 22, ऑर्डर 41 रूल 27, ये 3 रूल बहुत अहम है। फिर आगे